गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक नंबर 6 रहेगा पद विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। तो क्या बताएगा कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और प्राय इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शाम, आम, मिठास, हाथी आदि। संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे शाम, राम, आम, सेब, मीठा, खट्टा, हाथी आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताएं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, श्याम, ताजमहल, लाल किला। जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, लड़का आदि। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव, गुण आदि का बोध कराए। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, थकावट आदि। संज्ञा के 2 भेद और भी बताए गए हैं: समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय में क्या होता है? जो किसी समूह का बोध कराए। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, दल आदि। द्रव्यवाचक क्या है? जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराए। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल आदि। नेक्स्ट है सर्वनाम। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहले पुरुषवाचक देखिए, जो किसी पुरुष का बोध कराए। जैसे ये भी आगे 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात कह रहा है वह उत्तम पुरुष है। जैसे मैं कहता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है। मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिससे कोई बात कही जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार है। अन्य पुरुष क्या है? जो किसी अन्य के बारे में बात की जाती है। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। मैंने इसमें क्या है? उत्तम पुरुष। आपको क्या है? मध्यम पुरुष। वह क्या है? अन्य पुरुष। ओके, तो नेक्स्ट
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है? जो हम अपने स्वयं के लिए बरतते हैं, स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप, खुद, स्वयं आदि। निश्चयवाचक, जब कोई हमें पता हो कि ये वस्तु निश्चित ज्ञात हो, उसके बारे में निश्चय पता हो, तब यह, वह, यह गाय है, वह चूहे हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में हमें कोई निश्चित बोध ना हो, वैसे उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक, जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो आदि ऐसे शब्द। संबंधवाचक, जिसमें कोई संबंध प्रकट होता है, जैसे जो, सो, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वही खोएगा। इसके अंतर्गत जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, ये सब आते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक, जिसमें किसी के गुण आदि का बोध हो। संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो। परिणामवाचक, परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण आदि का बोध हो। सार्वनामिक, ये हम पहले सारा पढ़ चुके हैं विशेषण फर्स्ट टॉपिक में। क्रिया, जिससे काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है। क्रिया के 2 बोध हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है जी। अवयव, अव्यय क्या होता है? प्राय लिंग, वचन, परसर्ग आदि से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अवयव शब्दों में विकार न होने के कारण ही ये अविकारी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके जी, यहाँ तक आप सबको समझ में आया? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, समासिक शब्द या समास पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से विभक्ति का लोप करने का नया शब्द बना रसोई घर, जो कि समासिक शब्द है। किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने को क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ पे क्या हो गया? समास का विग्रह। यह 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। सबसे पहले है अव्ययी समास। पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद या पूरा पद अव्ययी होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो यह दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी समास है। अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। जहाँ पे पुनरावृत्ति और दोनों शब्दों से मिलकर अव्यय की प्रयुक्त होता है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास है। जैसे
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को ना छोड़कर। रातों रात, रात ही रात में, पेट भरकर। दरअसल, असल में। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्त का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अनुसार ही इसे के उपभेद होते हैं। इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्त का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर, अगर इसका विग्रह करे तो कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। जैसे सबसे पहले है कर्मधारयात्, कर्म तत्पुरुष, इसमें को का प्रयोग होता है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें क्या है, से के द्वारा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। संप्रदान, के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलया। अपादान तत्पुरुष, से पृथक। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, का के की। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आमचूर, आम का चूर। अधिकरण तत्पुरुष, में पे पर। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। फल फूल, फल और फूल। अपना पराया, अपना या पराया। सुरासुर, सुर या असुर। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों का सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसी, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। नेक्स्ट है, जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, गणेश। दशानन, दश आनन है जिसके, रावण। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका, शिव। महादेव, देवताओं में महान है जो, शिव। द्विगु समास, द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जाता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो राह, दो राहों का समाहार। इसमें क्या है, संख्या दी गई है। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समाहार, समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। महर्षि, महान है जो ऋषि। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। मृगनयन, मृग के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो हाँ जी स्टूडेंट, आज हमने पद विचार के बारे में पढ़ा। आप इसे एक बार ज़रूर रिपीट करिएगा।